हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान होमगार्ड गृह रक्षा राजस्थान की विज्ञप्ति के बारे में, जो जारी हुई थी 4 मार्च 2020 को। तो क्या योग्यता रखी गई है और कितने रुपए का चालान कटेगा, सारी जानकारी हम इस विज्ञप्ति में से देखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। 2500 रिक्त पदों पर यह विज्ञप्ति जारी हुई है। ठीक है दोस्तों, और यह तो अब काम की नहीं रही, क्योंकि 10 जून इसकी नई डेट आ चुकी है आवेदन करने की। चलते हैं आगे। आवेदन प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर SSO ID द्वारा आवेदन होगा। ठीक है दोस्तों, आवेदक का SSO ID नहीं है तो वह SSO राजस्थान government.in पर SSO ID बना सकता है। सभी के पास SSO ID तो होगा ही। मेन बात यह, हाथ से भरे गए आवेदन पत्र हार्ड कॉपी के रूप में किसी भी प्रकार से आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों, SSO ID द्वारा आपको यह फॉर्म भरना है। कोई भी हाथ से भरा हुआ आवेदन पत्र या कोई भी हार्ड कॉपी नहीं चलेगी। ठीक है दोस्तों, परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरांत आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए ईमेल ID, मोबाइल नंबर पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा हो गया है। दोस्तों, जैसे ही आप SSO ID पर फॉर्म भरेंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा। वह मैसेज ईमेल ID या फिर मोबाइल नंबर पर आ सकता है, जिसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कि आपका आवेदन एक्सेप्ट कर लिया गया है। चलते हैं आगे। यह सारा ई मित्र वालों के लिए है। ठीक है दोस्तों, फ़ोटो वगैरह लगानी। परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदन को तो 200 रुपये। ठीक है दोस्तों, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 175 रुपये यह आवेदन शुल्क है। प्रवेश पत्र की बात करें तो SSO ID के द्वारा ही प्रवेश पत्र जारी होगा और वहीं से ही हम डाउनलोड इसे कर सकते हैं। तो यहाँ दिए गए हैं रिक्त पद, सारणी दी गई है दोस्तों, किस जिले में कितने रिक्त पद हैं। तो यह आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आराम से देख लेना। चलते हैं आगे। नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कौन से ज़िले की परीक्षा के केंद्र कहाँ कहाँ होंगे, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। जैसे अलवर का बताया यहाँ पे, भिवाड़ी, नीमराणा, बयाना, डीग, भुसावर। ठीक है दोस्तों, आगे बाड़मेर का, जयपुर, जोधपुर, सभी जिलों का यहाँ पर परीक्षा केंद्र बताया गया है। गंगानगर की बात करें तो श्रीगंगानगर A कंपनी केरी, B कंपनी कोन्नी, C कंपनी मिर्जेवाला, E कंपनी गैसिंगपुर, F कंपनी रायचूर नगर। ठीक है दोस्तों, गंगानगर शहर उपकेंद्र सूतगढ़, यहाँ पर भी परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं। चलते हैं आगे। यहाँ आरक्षण के बारे में दिया गया है। अनुसूचित जाति को 16%, जनजाति को 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 21% और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उनको 10% और MBC को 5%। चलते हैं आगे दोस्तों। और महिला अभ्यर्थियों का 30% आरक्षण क्षेत्रीय रूप से प्रवर्गानुसार है। आगे मुख्य टॉपिक पर बात करते हैं दोस्तों। ये कुछ शर्तें हैं, योग्यता, छूट, अयोग्यता, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभ्यर्थी को संबंधित जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है। जैसे दोस्तों, मैं गंगानगर का हूँ और मैंने अगर फॉर्म यहाँ से भरूंगा तो मैं गंगानगर से ही भरूंगा, ऐसा नहीं कि दूसरे किसी ज़िले से भर सकता हूँ। और 3 वर्ष से निवास करने का कोई एक दस्तावेज अनिवार्य होना चाहिए। 3 वर्ष तक लगातार उसी ज़िले में स्टूडेंट को निवास होना ज़रूरी है, वह दस्तावेज पेश करना होगा। वो दस्तावेज कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तहसीलदार, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। अगर योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त स्कूल से न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण।
10वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो आयु 1/4/2020 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक का जन्म 1/4/2002 के बाद व 2/4/1985 के पूर्व का न हो। बात करते हैं आगे शारीरिक मापदंड। अभ्यर्थियों की ऊंचाई व सीने का न्यूनतम माप एवं वजन निम्नानुसार होना अनिवार्य होगा। तो यहाँ देखते हैं, न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर पुरुष की, सीना होना चाहिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला के कितना 86 सेंटीमीटर। कम से कम सीने का फुलाव कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। वजन यहाँ पर लागू नहीं है, केवल महिला के लिए वजन लागू है 47.5 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों। और इनकी जो हाइट है वो है 152 सेंटीमीटर और यहाँ पर दिया हुआ है सहरिया हेतु, 12 जिले के सहरिया हेतु। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी उपरोक्त मापदंड में उपलब्ध नहीं हो पा रही हो तो लंबाई व सीने के न्यूनतम माप में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जा सकेगी, किंतु 5 सेंटीमीटर सीना फुलाए जाने की अनिवार्यता रहेगी। अगर अभ्यर्थियों की कमी हो दोस्तों तो वहाँ पर कितनी छूट मिलेगी, 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, लेकिन 5 सेंटीमीटर फुलाव में कोई छूट नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर तो आपको फुलाना ही पड़ेगा, फुलाव में कोई छूट नहीं है, केवल सीने में सिर्फ 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। अगर स्टूडेंट कम हो तो अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दृष्टि 6x6 बिना चश्मे के अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों, अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़, स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों दोषों से रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रूप से रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। घुटने आपस में नहीं टकराने चाहिए, नसें फूली हुई नहीं होनी चाहिए, भंगापन, रतौंदी, रंग दृष्टि दोष, हकलाकर बोलना, पैर सम्मिलित, शल्य प्रॉब्लम या कोई अन्य कोई विकृति, अंग भंग हो, जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर भाग नहीं ले सकता। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। किसी भी ऐसे पुरुष महिला उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी या पति हो नामांकन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 1/6/2002 या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हो, कितनी 2 से अधिक संतान हो, सेवा में नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा। 2 से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नामांकन के लिए तब तक निहित नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह दिनांक 1/6/2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो। यह कुछ शर्तें हैं दोस्तों। शादीशुदा अभ्यर्थी के नामांकन के लिए विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र पेश करना अनिवार्य होगा। पंजीयन प्रमाण पत्र पेश नहीं करने पर अभ्यर्थी को अयोग्य माना जाएगा। अगर कोई भाई शादीशुदा है तो उसे पंजीयन प्रमाण पत्र पेश करना होगा। अगर वह यह पंजीयन प्रमाण पत्र पेश नहीं करेगा तो उसको अयोग्य माना जाएगा। किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नामांकन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया हो। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कोई भी अभ्यर्थी तथ्यों को छुपाने, बदलने, छेड़छाड़ करने, अनुचित माध्यम से परीक्षा में बैठने का चयन प्रक्रिया के दौरान या पश्चात में दोषी पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से अलग कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी का नामांकन होने के पश्चात यदि दोष प्रमाणित होता है तो उसका नामांकन रद्द करके उसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अयोग्य भी माना जाएगा और आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं पंजीकरण एवं प्रमाण पत्रों की जांच। कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको साथ में लेकर जाने हैं। तो पहला है शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जैसे आप 8वीं पास हो तो 8वीं पास की मार्कशीट। ठीक है दोस्तों, संबंधित जिले, नगर पालिका, तहसील का मूल निवास प्रमाण पत्र, यह तो बहुत ही जरूरी है। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका एवं सीमा गृह रक्षा कंपनी मुख्यालय की तहसील नगर पालिका क्षेत्र में गत 3 वर्षों से लगातार निवास करने का प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र, विशेष योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आपके पास NCC RKCL का कोई कोर्स किया हुआ है तो वह भी प्रमाण पत्र साथ में ले जाना है। संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराना न हो। और जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जनजाति, जाति, OBC, MBC, EWS ये से संबंधित प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
यह प्रमाण पत्र दोस्तों जो साथ में लेकर जाना हो, शहरिया क्षेत्र से संबंधित प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। विधवा महिला, विधवा के मामले में अपने पति की मृत्यु का एवं विभिन्न विवाह के मामले में विवाह विच्छेद का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी में सम्मिलित होने हेतु राज्य के चिकित्सक से शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है दोस्तों, आवेदक से संबंधित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरांत निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें चिपकाने के लिए समय के 2, यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, 2 रंगीन फोटो चाहिए 4.x 3.5 सेमी के। चलते हैं आगे। पंजीकरण के समय अभ्यर्थी के आवेदन के लगाई गई फोटो हस्ताक्षर मिलान है उपरोक्त वर्णित प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं शारीरिक मापतोल परीक्षण। इसमें मुख्य बात है कि आप शारीरिक परीक्षा में अगर अयोग्य हो जाते हो तो आप 500 रुपये की राशि जमा करवा कर दोबारा भी फिजिकल या दौड़ करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, दौड़ की बात करें तो 3 मिनट 40 सेकंड, अगर आपने दौड़ की 3 मिनट 40 सेकंड तक तो आपको 15 अंक मिलेंगे। अगर 3 मिनट 20 सेकंड में की तो 23 अंक मिलेंगे। अगर 3 मिनट 10 सेकंड तक की तो 30 अंक मिलेंगे। बात करें महिला की तो इनकी दौड़ होगी 800 मीटर और पुरुष वर्ग की होगी 1000 मीटर। महिला वर्ग की बात करें 4 मिनट 30 सेकंड में अगर दौड़ पूरी करती है तो 15 अंक, 3 मिनट 40 सेकंड 23 अंक, 3 मिनट 15 सेकंड 30 अंक। ठीक है दोस्तों, शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर देय नहीं होगा। उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित समय अवधि में दौड़ पूर्ण नहीं करने वाले अर्थात न्यूनतम 15 अंक भी प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण मानते हुए नामांकन की अग्रिम प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसमें बताया गया दोस्तों कि अगर आप 15 अंक से कम अंक प्राप्त करते हो तो आपको अनुत्तीर्ण माना जाएगा, चाहे आपने दौड़ पूरी की हो। ठीक है दोस्तों, कम से कम 15 अंक तो आपको लेकर आने ही हैं। अगर 15 अंक से कम आ गए तो आप अयोग्य माने जाएंगे। चलते हैं आगे बात करते हैं विशेष योग्यता की। तो सर्वप्रथम आता है नेशनल कैडेट कोर एनसीसी। अगर आपके पास ए प्रमाण पत्र है तो 4 अंक, बी प्रमाण पत्र है तो 6 अंक, सी प्रमाण पत्र है तो 8 अंक। टोटल कितने अंक है? अधिकतम आपको 8 अंक मिल सकते हैं। आगे बात करें RKCL, RACIT, अगर आपने RACIT की है तो 3 अंक। अगर आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर, वेल्डिंग, मोटर गाड़ी मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी फायरमैन का NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से मान्यता प्राप्त ITI संस्थानों द्वारा प्रदत्त कोई प्रमाण पत्र जारी करते हैं वहाँ पे आप, तो आपको कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक। एक बार दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, NCC वालों को 8 अंक और RKCL RACIT 3 अंक और ITI वालों को 2 अंक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। खेलों में डिप्लोमा प्रमाण पत्र, खेलों में प्रतिभागी होने का मान्य प्राप्त संस्था द्वारा का उपयुक्त प्रमाण पत्र राष्ट्रीय स्तर का, तो कितने अंक मिलेंगे? 4। अगर राज्य स्तर का है तो 2। टोटल कितने? 4। स्काउट राष्ट्रपति पुरस्कार 5 अंक, राज्य पुरस्कार 3 अंक, तृतीय सोपानोत्तीर्ण 2 अंक। टोटल कितने? 5 अंक मिलेंगे। हल्का भारी मोटर वाहन, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, भारी मोटर वाहन का अगर आपके पास लाइसेंस है तो 3 अंक मिलेंगे। और अगर हल्का मोटर वाहन चालक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो 2 अंक मिलेंगे। और यहाँ पर दिया 1/4/2019 से पूर्व जारी ड्राइविंग लाइसेंस ही मान्य होगा। तो टोटल कितने अंक हो गए? 3 अंक। चलते हैं आगे। परीक्षा का चरण, शारीरिक दक्षता परीक्षा कितने नंबर की होगी? 30 नंबर की। विशेष योग्यता कितने नंबर की? 20। टोटल कितने नंबर की? 50। टोटल कितने नंबर की होगी दोस्तों? 50 नंबर की। और इससे ही आपकी मेरिट बनेगी। आगे देखते हैं इसमें
50 अंकों की उपरोक्त परीक्षा में अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में न्यूनतम 50% अर्थात 15 अंक तथा कुल अंकों का कम से कम 40% अर्थात 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में उपलब्ध अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित दौड़ एवं विशेष योग्यता के अंक दिए जाएंगे तथा मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इस प्रकार तैयार योग्यता सूची में रिक्तियों के अनुरूप एवं राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत प्रदत्त आरक्षण प्रावधान के अनुसार इनके जो लास्ट मेरिट सूची बनेगी उसी के अनुसार आपका चयन होगा और उनका जो लिस्ट बनेगी वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखी जाएगी। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य प्रशिक्षण की तो मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा प्रशिक्षण में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को ही नामांकन हेतु पात्र माना जाएगा। और प्रमाण पत्र की बात करें तो चयन सूची के लिए अभ्यर्थियों की आयु, शिक्षा, मूल निवास एवं विशेष योग्यता इत्यादि से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी तथा वेरिफिकेशन रोल भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। प्रत्येक दस्तावेज पर दिनांक अंकित होना आवश्यक है। दोस्तों ध्यान रखना, प्रत्येक आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उन पर दिनांक अंकित होना आवश्यक है। सत्यापन के लिए उपयुक्त पाए जाने वाले अभ्यर्थी को ही निम्नानुसार नामांकन हेतु पात्र माना जाएगा। आगे देखते हैं, आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनाएं सही होनी चाहिए। आवेदन पत्र में अंकित सूचना किसी भी स्तर पर गलत पाए जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। गलत अथवा अपूर्ण सूचना की जानकारी शारीरिक दक्षता परीक्षा अथवा चयन प्रक्रिया के उपरांत किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो अभ्यर्थी की नामांकन हेतु पात्रता व आदेश निरस्त कर दिए जाएंगे। यदि उक्त गलत सूचना नामांकन के बाद भी ज्ञात हुई तो डिस्चार्ज करते हुए नियमानुसार विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है दोस्तों, निरस्त किए गए आवेदन पत्रों का शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। पॉइंट नोटेड, निरस्त किए गए आवेदन पत्रों का शुल्क अगर आप अयोग्य माने जाते हैं तो आपके जो आवेदन पत्र का शुल्क है वह वापस किसी भी हाल में नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए यात्रा अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। परीक्षा के सभी चरण में अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा से बाहर नहीं लेने दिया जाएगा। प्रवेश पत्र आपको साथ रखना है दोस्तों, और आपको वहां आने जाने का कोई किराया नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में समय की जिम्मेदारी भाग लेगा। इस परीक्षा में समय किसी प्रकार की अस्वस्थता, शारीरिक हानि तथा अन्य घटना घटित होने की दशा में उसे कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई मन में डाउट हो तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है कार्यालय का, इस पर आप कॉल करके सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यह थी विज्ञप्ति होमगार्ड की। तो लगभग मैंने योग्यता और शैक्षणिक योग्यता और कितने अंक लेने हैं अनिवार्य हैं और जो विशेष योग्यता है उनके कितने नंबर हैं, कितनी दौड़ होगी, कितना चेस्ट होना चाहिए, सारा मैंने इस वीडियो में बता दिया दोस्तों। और इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं इसी महीने में, तो दोस्तों ज़रूर अप्लाई करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना दोस्तों, और मेरे चैनल AVG के ट्रिक को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।